हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ वीरशा एंड यू आर वाचिंग वीर स्टडी पॉइंट। तो आज की ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है जो कि बीए प्रोग्राम में सेकंड ईयर में यानी थर्ड सेमेस्टर में है। थर्ड सेमेस्टर के अंदर जो उनका पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट है, जिसमें उन्हें तुलनात्मक शासन एवं राजनीति को समझना है, इसके अंदर जो उनके यूनिट फर्स्ट है जिसका नाम है तुलनात्मक राजनीति, विश्लेषण की प्रकृति, विस्तार, विषय क्षेत्र और विधियाँ। आज के अपनी इस वीडियो में हम इस यूनिट को कंप्लीट डिस्कस करने जा रहे हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको इस यूनिट का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ, जिससे हमें इस बात की नॉलेज हो जाए कि आखिर हम इस यूनिट में क्या सीखने वाले हैं, क्या समझने वाले हैं। इसके अलावा हम इसके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उसे भी डिस्कस करेंगे, सो दैट हमें इस बात की नॉलेज हो जाए कि आखिर एग्ज़ाम में इस यूनिट से और किस किस टाइप से क्वेश्चन बन सकते हैं। आफ्टर दैट हम इसके आंसर्स को भी डिस्कस करेंगे, जिससे हमें इस बात की नॉलेज हो जाए कि हमें अपने आंसर्स को एग्ज़ाम में किस तरह से प्रेजेंट करना है, जिससे हम अच्छा स्कोर कर सकें अपने एग्ज़ाम में। तो किसी भी यूनिट को पढ़ने से पहले या फिर किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले हमें उस चैप्टर का मतलब पता होना चाहिए, उसका मीनिंग पता होना चाहिए। तो ठीक इसी तरीके से जो तुलनात्मक शासन एवं राजनीति है, इसके अंदर हम इसके अर्थ को पढ़ेंगे। सबसे पहले इसके मीनिंग को पढ़ेंगे कि आखिर तुलनात्मक शासन एवं राजनीति होती क्या है। आफ्टर दैट हम इसके डेफिनेशन की तरफ बढ़ेंगे, इसकी परिभाषा की तरफ बढ़ेंगे। इसकी परिभाषा को लेकर काफ़ी सारे विद्वानों ने अपने अपनी डेफिनेशन दी है, जिनमें से हम एक से दो डेफिनेशन को पढ़ेंगे। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसकी डेफिनेशन को लेके काफ़ी सारे विद्वानों के बीच काफ़ी ज़्यादा मतभेद है, काफ़ी ज़्यादा विवाद है। ठीक है। आफ्टर दैट हम इसके नेचर को पढ़ेंगे, इसकी प्रकृति को पढ़ेंगे, जिसके अंदर हम सबसे पहले पढ़ेंगे ऊर्ध्वाधर या फिर लंबवत तुलनात्मक शासन एवं राजनीति। इसके अलावा जो सेकंड नंबर पे हमें पढ़ना है वो है क्षैतिज तुलनात्मक शासन एवं राजनीति। इसके बाद हम इसकी विधियों को पढ़ेंगे, इसके अप्रोच को पढ़ेंगे, मेथड्स को पढ़ेंगे। इसके अलावा जो विषय क्षेत्र है उसको पढ़ेंगे, जिसमें हम इसे दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें से सबसे पहले हमें पढ़ना है सीमा संबंधित विवाद एंड सेकंड नंबर पे मानक और सीमा संबंधित विवाद के बारे में चर्चा करेंगे। इसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो है विश्लेषण की प्रकृति, जिसे हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे समकालिक या फिर एककालिक तुलनाएँ। इसके बाद हम पढ़ेंगे ऐतिहासिक तुलनाएँ। इसके बाद हम चर्चा करेंगे परंपरागत और आधुनिक तुलनात्मक शासन एवं राजनीति। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, यानी कि आप कह सकते हो 1960 के दशक के बाद आधुनिक तुलनात्मक शासन एवं राजनीति का विकास हुआ। ठीक है। एंड इससे पहले वाले जितने भी तुलनात्मक शासन एवं राजनीति उसे हम परंपरागत तुलनात्मक शासन एवं राजनीति के अंदर काउंट करते हैं। ठीक है। 1960 के बाद वाले को हम क्या कहते हैं, आधुनिक। ठीक है। इसी तरीके से जो इसके विद्वान हैं और जो इसके विशेषज्ञ हैं, जो राजनीतिज्ञ हैं, 1960 के बाद वाले राजनीतिज्ञों को हम आधुनिक में लेते हैं एंड इससे पहले वाले को हम परंपरागत के अंदर लेते हैं। ठीक है। तो यही सही चीज़ें हमें अपनी इस वीडियो में जानने को मिलेंगी। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। मैंने आपको इसका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दिया, जिससे कि आपके माइंड में इसका एक मैप बन जाए कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। अब हम बात कर लेते हैं एग्जाम में इस यूनिट से किस किस टाइप से क्वेश्चन पूछे गए हैं अभी तक। 2022 के पेपर में पूछा गया था तुलनात्मक राजनीति क्या है, तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन के लिए विभिन्न विधियों की विवेचना कीजिए। 2021 के पेपर में पूछा गया था तुलनात्मक राजनीतिक विश्लेषण की प्रकृति क्षेत्र का परीक्षण कीजिए। 2021 के सेट 1 में पूछा गया था तुलनात्मक राजनीतिक विश्लेषण की विभिन्न विधियों का परीक्षण कीजिए। अब आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पर मैंने अथवा क्यों लिखा है, जबकि सभी क्वेश्चन में तो अलग अलग बातें पूछी गई है। जैसे कि यहाँ पर विधियाँ पूछी गई है, यहाँ पर विश्लेषण की प्रकृति पूछी गई है। ठीक है। तो ऐसे मैंने इसलिए किया है क्योंकि मैंने इसका एक बहुत बड़ा आंसर लिखवाया है। ठीक है। जिसमें मैंने जो आपको ऊपर पॉइंट्स बताए थे, डेफिनेशन, विधियाँ, प्रकृति, वो सब अलग अलग से मैंने आपके लिए एक बहुत बड़े आंसर के रूप में पुट कर रखा है। ठीक है। तो आपको क्या करना है, जिस क्वेश्चन में जो सवाल पूछे आपको वही आंसर लिखना है। जैसे कि इसमें पूछ रहा है विश्लेषण की प्रकृति, तो आपको उसमें जो मैंने आंसर लिखवाया है वहाँ से बस विश्लेषण की प्रकृति इसमें पुट करना है एंड इसके क्षेत्र को पुट करना है, आपका ये आंसर बन जाएगा। ठीक है। इसी तरीके से आपको इसमें डेफिनेशन लिख देना है। ठीक है। इसमें विद्या लिख देना है, आपका आंसर बन जाएगा। मैंने एक बहुत बड़ा आंसर लिखवाया है। ठीक है। जिसमें मैंने इस सारे के सारे पॉइंट्स को मेंशन कर रखा है। जो मैंने अभी आपको ऊपर पॉइंट्स बताए थे, अर्थ, परिभाषा, प्रकृति, वो सभी चीज़ आप अगर ये पढ़ोगे पूरा का पूरा, तो आप कंक्लूजन पे पहुँचोगे कि यही सभी चीज़ें पूछी जा रही हैं। इसमें विधि पूछ ली, ठीक है, इसमें प्रकृति पूछ ली, इसी तरीके से। एंड काफ़ी सारे स्टूडेंट्स मुझे कमेंट कर रहे थे कि रेगुलर वीडियो अपलोड करने के लिए, तो इतनी सारी टाइपिंग करनी होती है, वो भी हिंदी में। ठीक है। इसके अलावा वीडियो बनाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, उसमें गलती होती है तो दोबारा वीडियो बनानी पड़ती है। इसके अलावा जो आप देखते हो 5 मिनट की वीडियो, उसके पीछे 5 घंटे की मेहनत होती है।
टाइटल टैग, डिस्क्रिप्शन, वीडियो बनाना, हिंदी टाइपिंग करना, एक्सेट्रा काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। तो इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, क्योंकि जब आप इस वीडियो को लाइक करते हो तो मुझे मोटिवेशन मिलता है ऐसी और बहुत सी वीडियो बनाने के लिए। एंड जब आप इसमें कमेंट करते हो तो मुझे पता चलता है इस वीडियो का ये पार्ट बहुत अच्छा रहा एंड इस पार्ट में थोड़ी सुधार की गुंजाइश है, जिसे मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में इम्प्रूव करने की कोशिश करता हूँ। एंड आपके कमेंट्स के बाद ही मैं आपके लिए पॉलिटिकल साइंस की वीडियो लेके आया था। जब आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने मेरी हिस्ट्री की जो वीडियो थी उसमें कमेंट किया था कि पॉलिटिकल साइंस की वीडियो अपलोड कीजिए, इसीलिए मैं आपके लिए पॉलिटिकल साइंस की वीडियो लेके आया हूँ। इसके अलावा जब आप इसे शेयर करते हो तो जैसा कि आपको पता होगा कि नॉलेज बांटने से बढ़ती है। तो अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगे तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। एंड प्लीज़ बस 2 लोगों को और शेयर कर देना, इतना मेरे लिए इनफ है। बस 2 अपने फ्रेंड्स को शेयर कर देना। तो ये इतने सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप ये सभी क्वेश्चन पढ़ोगे तो आप एक निष्कर्ष पे पहुँचोगे कि इन सभी क्वेश्चन में कुल मिला के ये जो पॉइंट्स हैं, यही सभी पॉइंट्स पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो जैसे कि अगर ये क्वेश्चन आया, तुलनात्मक राजनीति की विश्लेषण की प्रकृति और क्षेत्र का परीक्षण कीजिए। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसमें विश्लेषण की प्रकृति का लिख देना है, इसके अलावा इसके क्षेत्र को लिख देना है। ठीक है, अगर आपको आंसर अपना छोटा लगे तो इसमें आप जनरल सी और बातें लिख सकते हो, जैसे कि अर्थ, क्योंकि किसी भी आंसर को स्टार्ट करने से पहले आपको उसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए। ठीक है, उसकी एक डेफिनेशन दे सकते हो अगर आपको अपना आंसर कम लग रहा है, छोटा लग रहा है। ठीक है, तो आप इसमें ये अर्थ और परिभाषा को भी ऐड कर सकते हो, जिससे कि आपका आंसर और बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो हम देखते हैं इसका सॉल्यूशन हमें एग्ज़ाम में किस तरह से लिखना है। अब हम देखते हैं हमें इसका सॉल्यूशन किस तरीके से लिखना है। तो इसके अंदर मैं सबसे पहले आपको इसकी मीनिंग का मतलब बताना चाहता हूँ कि आखिर तुलनात्मक शासन एवं राजनीति होती क्या है। तो तुलनात्मक शासन एवं राजनीति से हमारा अभिप्राय राजनीतिक विज्ञान की उस शाखा से है जिसके अंदर हम 2 या 2 से अधिक देशों की जो राजनीति होती है उसका कंपैरिजन करते हैं, उसके बीच तुलना करते हैं। या फिर हम एक ही देश, जैसे अगर मैं बात करूँ भारत के अंदर अलग अलग समय पर, जैसे उसके अतीत में और वर्तमान में जो राजनीति है उसकी तुलना, उसका कंपैरिजन करना तुलनात्मक शासन एवं राजनीति कहलाता है। एंड इसके अंदर हम तुलना करके क्या निकालते हैं निष्कर्ष, उसके बीच समानता को देखते हैं और उसके बीच क्या अंतर है इसका विश्लेषण करते हैं। अब अगर मैं बात करूँ इसकी परिभाषा के बारे में, तो जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि तुलनात्मक राजनीति के विश्लेषण के अर्थ और परिभाषा को लेकर विद्वानों के बीच काफ़ी ज़्यादा मतभेद है, काफ़ी ज़्यादा विवाद है। तो इन्हीं में से एक जो राजनीतिज्ञ आप कह सकते हो, विद्वान कह सकते हो, जो कि है जी.के. रॉबर्ट्स। अब जो जी.के. रॉबर्ट्स हैं वो क्या बताते हैं, उनके अनुसार जो तुलनात्मक सरकार है और तुलनात्मक राजनीति है वो दोनों अलग अलग है। ठीक है, उन्होंने तुलनात्मक सरकार का अर्थ बताते हुए कहा है कि जो तुलनात्मक सरकार है वो राज्य, उनकी संस्थाओं और सहायक और सरकारों के बीच तुलनात्मक अध्ययन है। ठीक है, जिसमें हम सहायक राजनीतिक दल के साथ साथ हम दबाव समूह को भी शामिल करते हैं, यानी कि इसके अलावा हम दबाव समूह को भी इसमें इंक्लूड करते हैं। ये किन्होंने बताया, जी.के. रॉबर्ट्स ने बताया। ठीक है, अगर आप ऐसे ऐसे और डेफिनेशन लिखते हो परिभाषा के अंदर तो आपको अच्छे मार्क्स मिलने की उम्मीद ज़्यादा रहती है। इससे जो टीचर है उस पर काफ़ी ज़्यादा अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। अब हम बात करते हैं तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति के बारे में। तो इसकी प्रकृति के अंदर इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, जिसमें से पहला है तुलनात्मक राजनीति की क्षैतिज तुलनात्मक अध्ययन एंड दूसरे में तुलनात्मक राजनीति का ऊर्ध्वाधर तुलनात्मक अध्ययन। तो इसके अंदर हम सबसे पहले बात करने जा रहे हैं तुलनात्मक राजनीति का ऊर्ध्वाधर या फिर लंबवत तुलनात्मक अध्ययन। ठीक है, तो इस मत में विश्वास रखने वाले विचारकों के अनुसार तुलनात्मक राजनीति एक ही देश में स्थित विभिन्न सरकारों को स्थापित सरकारों का तुलनात्मक अध्ययन और विश्लेषण किया जाता है। यानी कि इसमें क्या किया जाता है, अगर मैं एग्जांपल के रूप में भारत लूँ तो भारत के अंदर जो विभिन्न स्तरों पर जो सरकार है, जैसे सबसे पहले क्या है इंडियन गवर्नमेंट, उसके बाद केंद्रीय सरकार, ठीक है, फिर राज्य सरकार, फिर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होती है। ठीक है, तो इन सभी के बीच, इन सभी जो सरकार है इनके बीच अलग अलग पावर होगी एंड इनके बीच कंपैरिजन करना, इनके बीच तुलना करना किसके अंदर आता है, तुलनात्मक राजनीति के लंबवत और ऊर्ध्वाधर तुलनात्मक अध्ययन के अंदर हम इसे इंक्लूड करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं तुलनात्मक राजनीति की क्षैतिज अध्ययन। तुलनात्मक राजनीति की क्षैतिज तुलनात्मक अध्ययन, इस मत में विश्वास करने वाले विचारकों के अनुसार तुलनात्मक राजनीति राष्ट्रीय सरकारों का क्षेत्र तुलनात्मक अध्ययन और विश्लेषण होता है। जैसे अगर मैं बात करूं, जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट है, सबसे पहले क्या होता है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो इन सभी के बीच कंपैरिजन हम तुलनात्मक राजनीति के क्षैतिज तुलनात्मक अध्ययन में करते हैं। ठीक है, अब इस धारणा के अनुसार इसे हम 2
पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। इसके अंदर क्या करते हैं, हम एक ही देश में अलग अलग समय की राष्ट्रीय सरकार के बीच तुलना कर सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था एग्जांपल के लिए भारत के अलग अलग समय पर उसकी जो राजनीति है उसका कंपैरिजन करना, या फिर विश्व में विद्यमान सरकारों के बीच उनकी तुलना करना, यानी कि जो जितनी भी 2000 से अधिक कंट्री है उनके बीच हम क्या करते हैं, उनकी राजनीति का कंपैरिजन करते हैं, उनकी राजनीति का तुलना करते हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं तुलनात्मक राजनीतिक विश्लेषण की प्रकृति के बारे में। ठीक है, तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति, विश्लेषण की प्रकृति से यही तात्पर्य है कि तुलना किस प्रकार की जाए। ठीक है, क्या तुलना का विभिन्न इकाइयों में एक ही रूप रहता है या फिर इसके अलग अलग रूप हो सकते हैं। तो इसकी विश्लेषण के प्रकृति के रूप में हम इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे समकालीन या फिर एककालिक तुलनाएं। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे ऐतिहासिक तुलनाएं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं समकालिक या एककालिक तुलनाएं क्या होती है। तो इसके अंदर क्या होता है, जो टाइम रहता है वो सेम रहता है और हम स्थानों के आर पार तुलना करते हैं। यानी कि आप कह सकते हो किसी काल विशेष में एक देश की राजनीतिक व्यवस्था का किसी अन्य देश की राजनीतिक व्यवस्था के साथ तुलना की जाती है, तो हम इसे समकालिक या एककालिक तुलनाएं कहते हैं। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो जो भारत की संसद है उसकी ब्रिटेन की संसद के साथ कंपैरिजन करना, या फिर जो भारत की संसद है उसकी ऑस्ट्रेलिया के साथ यानी किसी भी अन्य देश के राजनीतिक संस्था के साथ तुलना की जाती है, तो उसे हम समकालिक या फिर एककालिक तुलनाएं कहते हैं। अब अगर मैं बात करूं ऐतिहासिक तुलनाओं के बारे में, तो तुलनात्मक राजनीति में तुलना केवल और केवल स्थान के आर पार ही नहीं हो सकती, बल्कि समय के आर पार यानी कि अक्रॉस टाइम भी हो सकती है। किसी एक समय की राजनीतिक व्यवस्था का किसी अन्य समय की राजनीतिक व्यवस्था के साथ अगर हम तुलना करें तो उसे हम ऐतिहासिक तुलनाएं कहते हैं। अब अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो जो अकबर के शासनकाल में जो व्यवस्था थी उसकी नेहरू के काल में जो राजनीतिक व्यवस्था थी उसके साथ अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो इसे हम ऐतिहासिक तुलनाएं कहते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं तुलनात्मक शासन एवं राजनीति के विषय क्षेत्र के बारे में। तो तुलनात्मक शासन एवं राजनीति का जो विषय क्षेत्र है उसमें सीमांकन का अभाव देखा जा सकता है। ठीक है, इसमें विचारकों के बीच काफ़ी ज़्यादा मतभेद है। किस चीज़ को लेकर मतभेद है कि आखिर हमें तुलनात्मक शासन एवं राजनीति में किन चीज़ों को शामिल करना चाहिए और किन चीज़ों को शामिल नहीं करना चाहिए। तो इन्हीं में से जो एक हमारे राजनीतिज्ञ हैं, जो एक हमारे विद्वान हैं जी.के. रॉबर्ट्स, वो अपनी बुक व्हाट इज़ कंपैरेटिव स्टडीज़ में बताते हैं तुलनात्मक राजनीति की जो आधारभूत समस्या है इसकी उचित और तर्कसंगत सीमा की है। यानी कि इसमें क्या चीज़ इंक्लूड किया जाए, क्या चीज़ इंक्लूड ना किया जाए, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अब जो इसके जो परंपरागत विद्वान हैं वो क्या करते हैं, केवल सरकार, राज्य और सरकार को ही इसमें शामिल करते हैं और उन्हीं के बीच कंपैरिजन करते हैं। यानी कि ये संकुचित है, यानी कि इसमें लिमिटेड चीज़ को शामिल करते हैं। और वहीं दूसरी तरफ अगर हम आधुनिक विद्वानों की बात करें तो इनमें नए नए चीज़ों को, नए नए विषयों को शामिल करते जा रहे हैं। ठीक है, तो इसी के बेस पर हम इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला सीमा संबंधित विवाद और दूसरा मानक एवं व्यवहार संबंधित विवाद। ठीक है, तो सबसे जो पहला पॉइंट है उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं, जो कि है सीमा संबंधित विवाद। इसके संबंध में जो परंपरागत वैज्ञानिक है उसके द्वारा इस बात पर बल दिया जाता है कि तुलनात्मक राजनीति में केवल संविधान द्वारा स्थापित संस्थाओं और संविधान द्वारा निर्देशित व्यवहार का अध्ययन किया जाना चाहिए। ये क्या कहते हैं, जो संविधान में जो संस्थाएं बताई गई है और जो भी निर्देश दिए गए हैं सिर्फ और सिर्फ हमें उन्हीं का कंपैरिजन करना चाहिए। अब इसके विपरीत जो आधुनिक वैज्ञानिक है वो क्या कहते हैं कि इसमें सरकारी संस्थाओं के साथ हमें गैर सरकारी संस्थाओं जैसे दबाव समूह आदि को भी हमें इसमें शामिल करना चाहिए। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं मानक एवं सीमा संबंधित विवाद के बारे में। तो मानक का जो मतलब होता है वो संविधान द्वारा निर्देशित नियम से है। ठीक है, और व्यवहार का मतलब क्या होता है, वास्तविक कार्यकारिणी से है। ठीक है, जो परंपरागत विचारक है वो संवैधानिक मानक को महत्वपूर्ण मानते हैं। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर ही बताया था, जो पहला पॉइंट है इसमें क्या है कि केवल और केवल जो संविधान में संस्थाएं बताई गई है उन्हीं का कंपैरिजन करना है। ठीक है, और वहीं दूसरी तरफ जो आधुनिक विचारक हैं वो व्यवहार, वास्तविक व्यवहार, संविधान को अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। ठीक है, इनके अनुसार ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इनके अनुसार ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इसी चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा मतभेद है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह कहा जा सकता है कि जो कंपैरेटिव स्टडी है इसमें विषय क्षेत्र के सीमांकन का अभाव है। यानी कि इसमें क्या चीज़ शामिल करना चाहिए और क्या चीज़ शामिल नहीं करना चाहिए, इसकी एक बहुत बड़ी समस्या है, बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम।
अब हम बात करने जा रहे हैं तुलनात्मक शासन एवं राजनीति की विधियों के बारे में। आधुनिक विद्वानों ने आधुनिक राजनीतिक समस्याओं के समाधान और परंपरागत क्षेत्रों को शामिल करके एक नई पद्धति का विकास किया है। इस पद्धति के माध्यम से अब हम औपचारिक संस्थाओं के साथ साथ अनौपचारिक संस्थाओं की प्रक्रियाओं और व्यवहारों का भी अध्ययन कर सकेंगे। इसकी जो विशेषता है वो निम्नलिखित है, जिसमें जो पहली विशेषता है वो है अनौपचारिक कारकों का अध्ययन। अब जो आधुनिक विद्वान है वो क्या कहते हैं, जो परंपरागत औपचारिक संस्थाएं हैं जैसे शासन, राज्य, ठीक है, सरकार, यहीं तक अध्ययन करना पर्याप्त नहीं है, हमें इसमें और भी चीज़ शामिल करनी होगी। ठीक है, राजनीतिक और गैर राजनीतिक संस्था को समझने के लिए अनौपचारिक कारकों को भी अब शामिल करना जरूरी है। ठीक है, तो इसकी जो पहली विशेषता है वो ये अनौपचारिक कारकों को शामिल करना। ठीक है, और जो इसका सेकंड पॉइंट है वो है विस्तृत विषय क्षेत्र। आधुनिक तुलनात्मक राजनीतिक की प्रमुख विशेषता यह है कि इसका जो क्षेत्र है वो व्यापक है, यानी कि वर्ल्ड वाइड है। इसमें विश्व के संपूर्ण राजनीतिक संस्थाओं का अध्ययन किया जाता है, यानी कि एक जो राजनीतिक संस्था है उसके विश्व के अन्य राजनीतिक संस्थाओं के साथ कंपैरिजन करना। ठीक है, तो यानी कि ये काफ़ी ज़्यादा वर्ल्ड वाइड है, काफ़ी ज़्यादा व्यापक है। अब थर्ड पॉइंट है विकासशील देशों के अध्ययन पर बल। आधुनिक विद्वानों ने विकासशील देशों की व्यवस्थाओं का विस्तृत तुलनात्मक अध्ययन किया है, जिससे ऐसे सिद्धांत का प्रतिपादन किया जा सके जो कि पूरे संसार के राजनीतिक व्यवस्था में लागू किया जा सके। ठीक है, यानी कि जो विकासशील देश हैं उन पर भी इन्होंने बल दिया है, इन्होंने अध्ययन किया है, इसका भी गहन अध्ययन किया है। ठीक है, जिससे कि ऐसे हम सिद्धांतों को निकाल सके जो कि पूरे विश्व के जितने भी संस्था हैं उन पे लागू किया जा सके। ठीक है, अब जो इसके सेकंड टाइप का क्वेश्चन आता है वो इस टाइप का आता है, जिसमें हमें परंपरागत और आधुनिक जो तुलनात्मक अध्ययन है उसके बीच डिफरेंस पूछता है, उसके बीच अंतर पूछता है। 2022 के पेपर में पूछा गया था, तुलनात्मक राजनीति के विश्लेषण से आप क्या समझते हैं, परंपरागत और आधुनिक पद्धति के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। जैसा कि मैंने आपको बताया था 1960 के दशक के बाद आधुनिक तुलनात्मक शासन एवं राजनीति का विकास हुआ था। ठीक है, तो इसी तरीके से परंपरागत और आधुनिक के बीच जो भी मतभेद है, जो भी अंतर है, उनको हमें बताना है। ठीक है, तो इसमें जो पहला पॉइंट है वो आप ये लिख सकते हो, परंपरागत अध्ययन मूलतः औपचारिक, संस्थागत और कानूनी है, जबकि जो आधुनिक विचारक है या फिर जो विद्वान है वो राजनीतिक व्यवहार पर बल देते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था, जो परंपरागत विद्वान है वो सिर्फ औपचारिक संस्थाएं हैं। ठीक है, यानी कि जो भी संविधान के द्वारा जो संस्थाएं बताई गई है, जो कानून है उन्हीं को फॉलो करते हैं, यानी कि ये संकुचित है, यानी कि ये लिमिटेड चीज़ को इंक्लूड करते हैं। जबकि जो आधुनिक विद्वान है वो राजनीतिक व्यवहार पर बल देते हैं। इसके संबंध में परंपरागत वैज्ञानिकों द्वारा इस बात पर बल दिया जाता है कि तुलनात्मक राजनीति में केवल संविधान द्वारा स्थापित संस्थाओं का ही अध्ययन किया जाना चाहिए, और वहीं दूसरी तरफ जो आधुनिक विद्वान हैं वो इस बात पर जोर देते हैं कि सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं को भी इसमें शामिल किया जाना चाहिए। अब जो इसके सेकंड पॉइंट की अब हम बात कर लेते हैं, जो कि है परंपरागत तुलनात्मक राजनीति का क्षेत्र संकुचित रहा है, जबकि जो आधुनिक तुलनात्मक एवं राजनीति है उसका क्षेत्र व्यापक है। ठीक है, परंपरागत तुलनात्मक राजनीति का क्षेत्र संकुचित है क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ केवल और केवल राजनीतिक संस्थाओं का ही अध्ययन किया जाता है, यानी कि इसमें लिमिटेड चीज़ है। और वहीं दूसरी तरफ आधुनिक तुलनात्मक राजनीति का जो क्षेत्र है वो व्यापक है, यानी कि वर्ल्ड वाइड है, इसमें पूरे विश्व की जितनी भी राजनीतिक संस्था है उनका अध्ययन किया जाता है। ठीक है, अब जिसका थर्ड पॉइंट है, परंपरागत विद्वान केवल वर्णन से ही संतुष्ट हैं, जबकि जो आधुनिक विद्वान हैं वो इनकी समस्याओं का समाधान खोजते हैं। परंपरागत विद्वान केवल संविधान, शासन और कानून का वर्णन मात्र से ही संतुष्ट हैं। उन्होंने अपने व्यवहार में जो तुलनात्मक शासन एवं राजनीति है उसकी प्रकृति को समझने का प्रयास ही नहीं किया। और वहीं दूसरी तरफ जो आधुनिक विद्वान हैं वो केवल इसके वर्णन मात्र से संतुष्ट नहीं है, वो इसके जो समस्या है उसका समाधान ढूंढने का प्रयास करते हैं, उनकी कोशिश करते रहते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगे तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।